हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है, दैट इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। हीट कैपेसिटी वगैरह डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में जो है हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे और जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं उनमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, वो जो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो सारा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक जो पैरामीटर हम लोग चार मेन स्टडी कर रहे हैं, उनमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए प्रोसेस का, और प्रोसेस होनी चाहिए रिवर्सिबल, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय ई। उसमें अगर चेंज आता है तो हम लोग डी से डिनोट करेंगे, दैट इज डीई। तो अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब डी टी इज इक्वल टू जीरो। और डी टी इज इक्वल टू जीरो है तो डीई भी जीरो होता है, क्योंकि डीई इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन डी टी। सेकंड पैरामीटर चेक करेंगे, सेकंड है हीट चेंज। अभी हीट में क्या फर्क आता है देखते हैं। देखिए, हीट को डिनोट किया जाता है क्यू से, और चेंज है तो डी, इसलिए डी क्यू। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सबको पता है डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी प्लस डी डब्ल्यू। लेकिन अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू जीरो हो गई, तो डी क्यू की जो वैल्यू है, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस डी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। इट मीन्स दैट द एब्जॉर्ब्ड हीट इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग द वर्क। इसका मतलब देखिए क्या होता है। अगर यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, डी क्यू मतलब चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन वर्क या फिर वर्क डन, इसका मतलब ये होगा क्यू मतलब होता है या फिर डी क्यू मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड हीट। तो एब्जॉर्ब्ड हीट जो है पूरी की पूरी जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब वर्क डन इज मैक्सिमम। देखिए, वर्ड्स की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोला गया है वर्क डन इज मैक्सिमम, इसका मतलब अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, तो हमको जो है जितनी हीट हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे, सारी की सारी हीट जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका मतलब इस केस में आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिमम। तीसरा देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी है एंथैल्पी चेंज। अभी एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच, वो टोटल हीट कंटेंट होता है सिस्टम का, और चेंज है तो डी, इसलिए डी एच। तो जो डेफिनेशन है एंथैल्पी की वो है एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। अगर इसमें हम लोग डी अप्लाई कर देते हैं, चेंजेस अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस डी ऑफ पी वी। अगर हम यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम सबको पता है यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पर अगर पीवी की जगह एनआरटी पुट कर देते तो हमारा नया इक्वेशन बनता है डी एच इज इक्वल टू डी प्लस डी ऑफ एनआरटी। लेकिन यहाँ पर देखिए, एन इज ए कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है, तो ये डी अंदर चला जाएगा सिर्फ डी टी के पास। इसका मतलब डी एच इज इक्वल टू हो जाता है डी ई प्लस एन आर इंटू डी टी। लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी टी कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब डी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और सॉरी टी कांस्टेंट हो जाएगा तो डी टी जीरो, और यहाँ पर डीई भी हो जाता है जीरो, इसका मतलब डी एच की वैल्यू हो जाएगी जीरो। हेंस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एच या फिर डी एच इज इक्वल टू होता है जीरो। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक। हम लोगों ने पढ़ा है डी टी इज इक्वल टू जीरो होता है, डी इज इक्वल टू जीरो होता है, और डी क्यू की जो वैल्यू है, डी क्यू की वैल्यू हो जाता है डी डब्ल्यू के बराबर। लेकिन डी एच की वैल्यू होती है जीरो। अभी लास्ट देखते हैं हम लोग वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालते हैं, देखिए, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। उसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए, अभी यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला देखेंगे, डी डब्ल्यू की वैल्यू है पी डी वी, जैसा हम लोगों को नॉर्मल मैथमेटिक्स आता है। अगर हम लोग दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, जैसे इंटीग्रेशन लेंगे डी कैंसिल होता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू, अभी देखिए पी तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा तो पी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, या फिर पी की जगह पे हम लोग दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो देखिए डीवी है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वी हमको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो डीवी के लिए हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, जैसे फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी वन टू फाइनल वॉल्यूम वी टू, इसका मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी वी वन टू वी टू, और पीडीवी का इंटीग्रेशन लेंगे। लेकिन पीवी की जगह पे हम लोग पुट करते हैं एनआरटी। हम लोग इस इक्वेशन से पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पी की वैल्यू मिलेगी हमको एन आर टी डिवाइडेड बाय वी। तो ये वैल्यू हम लोग पी की जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमको नया इक्वेशन मिलेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू
P की जगह पे एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी दैट इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पर एन आर और टी तीनों बाहर निकल जाएंगे। वाई? बिकॉज अभी यहाँ पर टी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर डी टी होता तो जीरो होती। टी इज अ कांस्टेंट तो टी बाहर निकल गया, आर इज अ कांस्टेंट बाहर निकल गया, एन इज अ कांस्टेंट बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन में बचा डी वी डिवाइडेड बाय वी। अभी जब भी हम लोग वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन आता है एल एन ऑफ एक्स या फिर लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी हो जाएगा एल एन ऑफ वी या फिर लॉग ऑफ वी, लेकिन लिमिट हो जाएगी वी टू अपॉन वी वन। तो यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा लॉग ऑफ वी टू माइनस लॉग ऑफ वी वन। तो यहाँ लॉग ए माइनस लॉग भी होता है लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टली पुट किया है वी टू डिवाइडेड बाई वी वन, क्योंकि ये डायरेक्टली कैसे आया, ये यहाँ पर था इक्वेशन लॉग ऑफ ई, सॉरी लॉग टू द बेस ई ऑफ वी टू माइनस लॉग टू द बेस ई ऑफ वी वन, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, वो होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो अभी यहाँ पर देखते देखिए लॉग ई को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग नॉर्मल में। नॉर्मल में कन्वर्ट करते समय जो लॉग है वो लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सामने आता है 2.303। ये हमेशा याद रखेंगे जब भी हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं वन बाय एक्स का या किसी भी वन डिवाइडेड बाय टर्म का, तो वो आंसर आता है लॉग में नहीं आएगा, वो आता है एल एन में। एल एन का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई। अगर लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये नई टर्म जो है 2.303 वाली, वो टर्म वहां पर ऐड हो जाएगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए ये तो हमारा एक इक्वेशन बन गया है W इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ वी टू बाय वी वन। तो ये एक इक्वेशन है वर्क डन का, जिसको हम लोग याद रखेंगे। लेकिन अगर हम लोग v की जगह पे p पुट करना चाहते हैं तो हम लोग बॉयल्स का इक्वेशन अप्लाई करते हैं। बॉयल्स का इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इनिशियल पीवी की वैल्यू और फाइनल पीवी की वैल्यू सेम रहेगी, तो इसीलिए पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू हो गया। अभी यहाँ से हम लोग v2 टू बाई वी वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दैट ये v1 इधर लेके आएंगे, p2 उधर लेके चले जाएंगे, तो हमको नए टर्म मिल जाएगी। v2 टू बाई वी वन इज इक्वल टू पी वन बाई पी टू। अभी ये p1 बाई पी टू हम लोग इसी इक्वेशन में एज इट इज पुट कर सकते हैं, तो नया इक्वेशन मिलेगा w इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10। देखिए सेम इक्वेशन है, सिर्फ v2 बाई वी वन की जगह पे p1 बाई पी टू है। उल्टा कर देना है हमको, v2 बाई वी वन की जगह पे p1 बाई पी टू। इट शुड बी नोटेड दैट। अभी हाँ, ये जो दोनों इक्वेशन है ये वर्क डन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन हम लोग याद कर लेंगे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन आएगा वो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द वर्क इज कंसिडर्ड निगेटिव इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। देखिए हमको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो वर्क डन हम आएगा ये वर्क डन निगेटिव होगा, जब निगेटिव होगा, सॉरी कब निगेटिव होगा, जब वर्क डन सिस्टम करेगी। इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी कम होगी। आपको सिर्फ सिस्टम की एनर्जी की तरफ ध्यान देना है। अगर सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो वर्क डन हमेशा निगेटिव होगा। सिस्टम की एनर्जी निगेटिव एंड कम कब होगी, जब सिस्टम खुद वर्क करेगी। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डन होता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो उस केस में वर्क डन को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। इसका मतलब ऐसे याद रखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए पॉजिटिव। देखिए वर्क इज डन बाय द सिस्टम के लिए नेगेटिव कंसिडर किया, इट इज पॉजिटिव इफ इट इज डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है तो इसको कंसिडर करेंगे हम लोग पॉजिटिव। सिंस वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज डिनोटेड एज डब्ल्यू मैक्स। देखिए हम लोगों ने पहले ही देखा था आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन मिला था हमको वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डब्ल्यू मैक्स। यानी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा डब्ल्यू मैक्स अगर लिखा है वहां पर तो द प्रोसेस इज ऑलवेज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट जाएंगे, जैसा हम लोगों ने ऊपर कंसिडर किया था, वर्क डन कंसिडर किया था रिवर्सिबल प्रोसेस लेकिन आइसोथर्मल था। अभी हम लोग कंसिडर करेंगे अडायाबेटिक प्रोसेस। तो देखते क्या होता है। देखिए अडायाबेटिक प्रोसेस का हमको डेफिनेशन पता है, सिस्टम के अंदर हीट आ भी नहीं सकती और सिस्टम से बाहर हीट जा भी नहीं सकती। तो उस केस के लिए देखिए चेंज, हीट चेंज जो है डी क्यू, डी क्यू जीरो हो जाएगा। क्यों डी क्यू, क्योंकि इन केस ऑफ अडायाबेटिक प्रोसेस हीट कैन नाइदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम। ये डेफिनेशन ही होता है अडायाबेटिक प्रोसेस का, इसीलिए हीट चेंज जो है डी क्यू, डी क्यू जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या नहीं, ऊपर जो हमको टर्म मिल रहे हैं वही टर्म हम लोग आगे आगे सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी प्लस डी डब्ल्यू। अभी यहाँ पर जो है डी क्यू की वैल्यू जीरो हो चुकी है, तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू जीरो कंसिडर कर देंगे तो हमको मिलेगा नया इक्वेशन जीरो इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू। इससे हम लोग डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डी डब्ल्यू अपोजिट साइड में लेके चले गए तो डी मिल गया
माइनस डी डब्ल्यू, या फिर अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमको मिलता है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई। हेंस वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। देखिए डब्ल्यू की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम है। लेकिन बाय द सिस्टम कब है? जब यहाँ पर पूरा का पूरा वर्क डन जो है सिर्फ इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। सिंपल सी बात है। इन इक्वेशंस को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोसेस में क्या हो रहा है। देखिए W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अगर लिखा है, इसका मतलब वर्क डन तो हो रहा है, और माइनस है इसका मतलब वर्क डन किसने किया? सिस्टम ने किया। सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं हुआ, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। लेकिन माइनस डेल्टा ई अगर लिखा है, इसका मतलब वर्क डन जो आया सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी यूज करके आया है। ऑल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। भी देखिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो है सीवी इज इक्वल टू डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो यहाँ पर डीई इज इक्वल टू है सीवी इंटू डी टी। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की है, तो ये आती है सीवी इंटू डी टी। तो इसका मतलब वर्क डन अगर निकालना है तो हम सिर्फ डी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो डी भी डायरेक्टली मिल जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय dt। तो यही आपका वर्क डन हो जाएगा। इस इक्वेशन से भी आप डायरेक्टली वर्क डन निकाल सकते हो। अभी तीसरा देखते हैं एंथैल्पी चेंज। देखिए एंथैल्पी चेंज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला था सीपी इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी एट कांस्टेंट पी। तो इसीलिए डी एच इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी इंटू डी टी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग डी एच की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ना कि एच की। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, एच की वैल्यू में देखिए क्या हुआ था, एंथैल्पी चेंज डी एच इज इक्वल टू था डी, ये सारे टर्म हम लोगों ने यूज किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारा डी टी है वो भी जीरो नहीं है, डी भी जीरो नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ गए, जो हीट कैपेसिटी वाला डेफिनेशन था। जैसे हम लोगों ने सीवी के लिए भी हीट कैपेसिटी का सॉरी डी के लिए भी हीट कैपेसिटी वाला टर्म अप्लाई किया, तो डी इज इक्वल टू मिला सीवी इंटू डी टी। सिमिलरली देखिए ई की जगह पे एच पुट कर देंगे तो सीवी की जगह पे पी पुट कर देंगे, तो हमको दोनों इक्वेशन सेम मिलते हैं, डी इज इक्वल टू सीवी इंटू डी टी और डी एच इज इक्वल टू सीपी इंटू डी टी। ये कंडीशन होती है अडायबेटिक प्रोसेस के लिए। अब वर्क डन के लिए फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी, और डी की वैल्यू देखिए सीवी इंटू डी टी है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। यही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा वर्क डन का। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डी इज इक्वल टू माइनस सीवी इंटू डी टी। आपको सिर्फ पहली कंडीशन याद रखनी पड़ेगी डी क्यू वाली, और बाकी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो टॉपिक हमको दिख रहा है यहाँ पर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, इसको स्किप कर देंगे। अभी हम लोग जाते हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट की तरफ। देखिए जूल्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसा कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी गैस अगर उसको एक्सपांड करने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो एक्सपांड होने के बाद वो गैस कूल होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल दो चेंबर लिए हैं, बीच में एक वॉल लगाया हुआ है, तो एक चेंबर में गैस भरी रहेगी, दूसरा चेंबर में वैक्यूम रहेगा, इसका मतलब वहां पर कोई भी गैस नहीं रहेगी। तो जब हम ये वॉल खोल देंगे तो गैस एक चेंबर से दूसरे चेंबर में एक्सपांड हो जाएगी। तो जैसे ही वो गैस एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, वहां पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसको थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक डायग्राम याद रखनी है। एक पूरा आइसोलेटेड एरिया लिया गया है जिसमें पानी भरा हुआ है। जैसे आप एक फ्लास्क कंसीडर कर सकते हो, दो चेंबर्स लिए हैं, दोनों चेंबर को वॉल से कनेक्ट कर दिया, थर्मामीटर भी डाला गया है ताकि हम लोग टेम्परेचर चेक कर सके, और स्टरर भी डाला गया है ताकि हम लोग वाटर को कंटिन्यूअसली स्टर कर सके कि हीट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम इवन हो। अभी देखते हैं। जूस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कंटेनर्स। देखिए ए और बी कंटेनर का कंसिडर किया, जिनको कनेक्ट किया गया है कैनल से एंड स्टॉप कॉक। देखिए ये कैनल है बीच में, जिसकी वजह से गैस एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और एक स्टॉपर लगाया गया है। कंटेनर ए इज फिल्ड विद आइडियल गैस। देखिए आइडियल गैस फिल किया गया है एट प्रेशर पी, एंड कंटेनर बी इज एम्प्टी। अभी देखिए इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अगर वो आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में क्या प्रॉब्लम आती है, इसको शॉर्ट में समझेंगे। जब हम लोग ये कॉर्क ओपन कर देंगे तो ये ए से बी की तरफ गैस जाएगी, और जब ये अगर आइडियल गैस है तो यहाँ पर आने के बाद कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब टेम्परेचर जो है ए और बी का वो सेम हो जाएगा, सेम ही रहेगा। इसका मतलब हम लोग कितना भी वाटर स्टर कर ले, कितना भी टेम्परेचर चेक कर ले, यहाँ पर गैस का टेम्परेचर चेंज ना होने की वजह से
जो वाटर का टेम्परेचर है वो सेम रह जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रियल गैस के लिए अप्लाई करते हैं तो थोड़ी कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है इस केस में, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जनरल आइडिया के लिए, अगर चेंबर ए में आइडियल गैस है उसको अगर बी में जाके एक्सपांड करते हैं तो गैस में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, जो कि रियल गैस में हमको दिखता है। आइडियल गैस में ये इफेक्ट यहाँ पर हमको नहीं दिखेगा। अभी ये जो वर्ड्स जो है यहाँ पर दिखते हैं हमको, वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इनका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्क डन ऑन द सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है इसलिए P1 V1, वर्क डन बाय द सिस्टम राइट हैंड साइड में हुआ है मतलब P2 V2। अभी जो टोटल वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन होगा दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस ऑन द सिस्टम, तो ये हो जाता है W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1। लेकिन अडायबेटिक प्रोसेस के लिए जो कंडीशन है वो है DE इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी DE मतलब होता है E2 माइनस E1 यानी चेंज, दैट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली आई थी, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा तो ये सारी टर्म जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, सामने माइनस लिख देंगे। P2V2 माइनस P1V1। अभी देखते हैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके, ये E2 माइनस E1 एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस P2V2 प्लस P1V1, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अभी ये हो जाएगा, ये देखिए माइनस वाली टर्म इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस E1 राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E2 प्लस P2V2 इज इक्वल टू P1V1 प्लस E1। लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, हमारा डेफिनेशन है H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, देखिए ये भी E प्लस पी वी है, ये भी E प्लस पी वी है, इसका मतलब यहाँ पर 2 था तो ये H2 हो गया, और यहाँ पर 1 है तो ये हो गया H1। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ डेफिनेशन लगाई H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी वाली, तो E2 प्लस P2V2 हो जाएगा H2, और E1 प्लस P1V1 ये हो जाएगा H1। इसका मतलब H2 इज इक्वल टू H1, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो H2 माइनस H1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू होता है 0। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग अडायबेटिक एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस इज 0। देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई रियल गैस अडायबेटिक एक्सपांड होती है, अडायबेटिकली एक्सपांशन होता है किसी रियल गैस का, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो होता है 0। इन अदर वर्ड्स आइडियल गैस एक्सपांड्स विद अ कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। देखिए आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है तब जाके वो एक्सपांड होती है, लेकिन रियल गैस में एंथैल्पी कांस्टेंट होगी तभी वो एक्सपांड होती है। देखिए आइडियल गैस का एक्सपांशन होता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन रियल गैस का अगर एक्सपेंशन होता है तो एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, H कांस्टेंट होता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। इसीलिए इसी का दूसरा नाम जो है वो है आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। आइसोएंथैल्पिक मींस, आइसो मींस सेम और कांस्टेंट, एंथैल्पिक मतलब सेम या फिर कांस्टेंट एंथैल्पी के साथ। नाउ एंथैल्पी H इज अ फंक्शन ऑफ P एंड T। अभी देखते हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमको पता है H जो है वो फंक्शन होता है P और T का, ऑल्सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। देखिए H P और T का फंक्शन है तो इसको हम लोग P के साथ भी डेरिवेट कर सकते हैं, T के साथ भी डेरिवेट कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते चले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, DH की वैल्यू मिलेगी, DH की वैल्यू मिलेगी एक बार P के साथ डेरिवेटिव, जैसे हम लोगों ने बताया था P और T का फंक्शन है तो P के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई TP, और T रहेगा कांस्टेंट, और P की जगह पे हम लोग T लिख देंगे। देखिए डेल एच बाई डेल टी लिखा है, यहाँ पे डेल एच बाई डेल पी था, और बाहर भी dt है, यहाँ पे dp था, जो हम लोग नीचे रखेंगे वही हम लोग बाजू में रखेंगे। इसका मतलब डेल एच बाई डेल पी इंटू डी पी, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर प्लस कर देंगे डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इंटू डी टी। देखिए टर्म कितनी सिंपल है, क्यों, क्योंकि यह चीज है फंक्शन ऑफ पी एंड टी, तीन ही टर्म यूज करने हैं, तो एच का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग एक बार पी के साथ एक बार टी के साथ। जब पी के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे तो टी कांस्टेंट रखेंगे, टी के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे तो पी कांस्टेंट रखेंगे। लेकिन डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी जो होता है सीपी होता है, और डी एच की वैल्यू जो है वो 0 है फ्रॉम इक्वेशन। तो इसका मतलब ये जो डी एच है, डी एच की वैल्यू हो गई 0, और ये डेल एच बाई डेल पी इंटू डी पी एज इट इज बचा, लेकिन ये डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी है सी पी, तो ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड ब्रैकेट है, यहाँ पर हम लोग सी पी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी प्लस सी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे हम लोग,
ये जो प्लस है अपोजिट साइड में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। इसका मतलब ये जो नया इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन आता है डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी इज इक्वल टू माइनस सी पी इंटू डी टी। अब ये सी पी को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे और डी पी को उधर। इसका मतलब ये डेल टी को डेल पी से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल टी बाई डेल पी और सी पी उधर चला गया तो ये जो पूरा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को सी पी से डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस भी उसके साथ में चला जाएगा, माइनस सी पी उधर चला जाएगा। तो ये डेल टी बाई डेल पी इज इक्वल टू ये डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी होल डिवाइडेड बाय माइनस सी पी। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो ये डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच। क्यों? क्योंकि डी एच की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब एच की वैल्यू में चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पर डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू होता है माइनस डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डिवाइडेड बाय सी पी। तो ये वन बाय सी पी लिख सकते हैं सामने, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय सी पी डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। अभी ये जो टर्म हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच, इसी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। देखिए सिंपल सा फैक्टर है, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच, इसकी वैल्यू आती है माइनस वन बाई सी पी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो इसको हम लोग बोलेंगे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। इसको डिनोट करेंगे म्यू जे टी से। म्यू जे टी क्यों? क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट के लिए डिनोट कर देंगे, लेकिन जे और टी ये जूल थॉमसन के लिए, इट इज नॉट फॉर टेम्परेचर, इट इज फॉर थॉमसन। तो म्यू जे टी की वैल्यू हो जाती है डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई सी पी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। देखिए अगर हमको इसको डिराइव करना है या फाइंड आउट करना है तो हमको इस इक्वेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आइडियल गैस के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं करना है, आइडियल गैस के लिए जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आती है जीरो। देखिए सिर्फ इतना याद रखना है, इसका डेरिवेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, यानी ये आपने कैसे निकाला जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। सिर्फ हमको इतना याद रखना है म्यू जे टी की वैल्यू जो है वो आती है माइनस वन बाई सी पी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। लेकिन अगर इसको आइडियल गैस के लिए निकालते हैं तो आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। इसका मतलब दस फॉर आइडियल गैस जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज जीरो। इट मींस दैट आइडियल गैस डज नॉट अंडरगो चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपांशन। देखिए आइडियल गैस में टेम्परेचर के साथ एक्सपांशन के साथ टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आते। आइडियल गैस को कितना भी एक्सपांड करो या कितना भी कॉम्प्रेस करो उसमें हीटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग रियल गैस के लिए फाइंड आउट करते हैं तो रियल गैस के लिए जो है, रियल गैस के लिए हमको इतना देखना है। At high temperature, the product PV increases with increase in pressure, so del PV by del P at T is positive. Hence, the two factors in bracket have opposite signs. As the temperature increases, value of del PV by del P at constant T becomes more and more positive and exceeds the first factor at certain temperature. Hence, Joule-Thomson coefficient becomes negative at higher temperature. इसका मतलब ये देखिए ऊपर लिखा है at low temperature जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। देखिए टेम्परेचर अगर कम है तो जेटी कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर टेम्परेचर निगेटिव है अगर हायर टेम्परेचर है तो उसकी वैल्यू हो जाती है निगेटिव। यानी जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू निगेटिव कब आएगी? जब हम लोग हायर टेम्परेचर पे जाएंगे तब। और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो वो कंडीशन होगी लो टेम्परेचर वाली। सिर्फ इतने ही दो फैक्टर्स हमको याद रखने हैं। तो आइडियल गैस के लिए आपको रियल गैस के लिए इसको कैलकुलेट नहीं करना है। रियल गैस के लिए सिर्फ इतना ही बताना है कि ये जो वैल्यू है म्यू जेटी की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन कैसे? अगर हायर टेम्परेचर है तो म्यू जेटी की वैल्यू निगेटिव आती है, अगर लो टेम्परेचर है तो म्यू जेटी की वैल्यू आती है पॉजिटिव। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू।